नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन विपक्ष की रणनीति क्या, क्योंकि अब विपक्ष की रणनीति पर चर्चा आज होने जा रही है। विपक्ष इस पर चर्चा करेगा और सरकार को घेरने की कोशिश एक बार फिर से की जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों के नेता आज सुबह 10 बजे से संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र की रणनीति तैयार करने के लिए बैठक कर रहे हैं। यानी कि कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी और ये बैठक राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में आयोजित की जा रही है। इस बैठक में सत्र के दौरान पारित होने वाले महत्वपूर्ण विधेयकों और अन्य कामकाज से लेकर सदन में सरकार को घेरने की रणनीति तक पर चर्चा होगी। इन मुद्दों पर चर्चा होगी और आपको ये भी बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह में विपक्ष का हंगामा जारी रहा और कई बार संसद की कार्यवाही को भी स्थगित किया गया। आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्यवाही के लिए तय समय का मात्र 47.70% ही उपयोग हो पाया है। 12 सांसदों का निलंबन के कारण विपक्षी दलों का हंगामा भी लगातार जारी रहा और इस मामले को लेकर काफी अधिक समय तक कामकाज बाधित रहा है। इसके अलावा दूसरे मुद्दों पर भी कार्यवाही बाधित हुई। हालांकि पहले सप्ताह के आखिरी 2 दिन की कार्रवाई बिना रुकावट के चली है, जिससे सदन की उत्पादकता बनी रही। हालांकि आज सोमवार को भी सामान्य तरीके से सदन की कार्यवाही चलने की संभावना लगातार जताई जा रही है, लेकिन उससे पहले विपक्षी नेताओं की बैठक आज है। आगे की रणनीति पर चर्चा होगी और इसी बैठक में तय होगा कि आगे रणनीति क्या है और किस तरीके से सरकार को सदन में घेरा जाए, किन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। तो विपक्ष आज अपनी आगे की रणनीति बना रहा है और इसी को लेकर बैठक कुछ समय में शुरू होने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने ये बैठक बुलाई है और जिस तरीके की ये बैठक है, ये काफ़ी अहम बैठक इसलिए भी क्योंकि कई अहम बिल जो है वो पास होने वाले हैं। लेकिन विपक्ष का लगातार सरकार पर यह आरोप रहा है कि सरकार बिना चर्चा के बिल को पास किए जा रही है और इसी को लेकर आज ये बैठक हो रही है। आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। विपक्ष सरकार को किस तरीके से साथ है, इस पर विचार किया जाएगा और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि आज जिस तरीके से राज्यसभा के 12 सांसदों को निलंबित किया गया है, इसी के मद्देनजर ये जो बैठक है वो अहम है, क्योंकि 12 सांसदों को निलंबन को कैसे वापस लिया जाए, इस पर भी विचार इस बैठक में हो सकता है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि निलंबित सांसद भी आज संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना एक बार फिर से देंगे। 12 बजे से 6 बजे तक 12 बजे ये जो धरना है वो शुरू होगा सांसदों का, जहां पर इससे पहले भी विपक्ष जो है जो काली पट्टी बांधकर निलंबित सांसद जो हैं और उसी के साथ विपक्ष काली पट्टी बांधकर इस तरीके का प्रदर्शन कर चुका है गांधी प्रतिमा के समक्ष और आज एक बार फिर से ये प्रदर्शन जारी रहने वाला है। लेकिन आज की बैठक में भी अहम मुद्दों पर रणनीति बनेगी, क्योंकि कई अहम मुद्दे हैं जिन पर अभी चर्चा नहीं हो पाई है। चर्चा ही सदन में नहीं हो पाई है। इसका एक उदाहरण भी ये है कि राज्यसभा की कार्रवाई के लिए जो तय समय था उसका मात्र 47.70% ही उपयोग हो पाया है। यानी कि निर्धारित समय का आधा भी उपयोग अभी समय का नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से लगातार इसकी वजह यही है कि लगातार जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, निलंबन हो रहा है, या फिर आप यूँ कहें कि प्रदर्शन और बातचीत ना होना ही इसका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि लगातार बातचीत बाधित हो रही है। तो पिछले एक सप्ताह से चली आ रही लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही लगातार स्थगित हो रही है और लगातार बाधित हो रही है और इसी को लेकर आज विपक्ष अपनी रणनीति बनाएगा और आगे का एक सप्ताह किस तरीके से निकले और किस तरीके से किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए, उसी को लेकर चर्चा आज करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सीके ठाकुर जी हमारे साथ, नेता कांग्रेस से मौजूद हैं। इसी के साथ राहुल आनंद जी हमारे साथ, नेता बीजेपी से मौजूद हैं और सर्वेश्वर पाठक जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का एनबी न्यूज पर।
पर। इसी के साथ रवि राजपूत मेरे साथ मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रवि, आप ही के पास आना चाहूंगी। लगातार जिस तरीके से सदन की कार्यवाही बाधित होती रही है, उसको लेकर अब विपक्ष जो है आज आगे की रणनीति बनाने की कोशिश कर रहा है और आगे किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, ये रणनीति आज बनाई जाएगी। क्या कुछ अहम जानकारी फिलहाल? मुस्कान, सबसे बड़ी चीज ये है कि विपक्ष आज से नहीं, बहुत पहले से ही इस बात को लेकर हमेशा से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को घेरने की कोशिश करती रही। 2019 में भी जब चुनाव था, उसके पहले भी विपक्ष हमेशा खेमेबंदी करके, जितने विपक्ष दलों के पार्टियां हैं उन पार्टियों को लेकर हमेशा खेमेबंदी करती रही है। उसी को दोहरा रहे। अब 5 राज्यों में चुनाव है और 2022 में, तो उसके पहले वो सोच रहे कि हम सत्ता कैसे, किन किन राज्यों में हम पहुंचे और सत्ता पे काबिज हों। रही बात कांग्रेस की, खड़गे जी के कार्यालय में ये मीटिंग है मुस्कान, और उसमें इसके पहले महाराष्ट्र में गई हैं ममता बनर्जी। आपने देखा है कि ममता बनर्जी वहां जाने के बाद कांग्रेस के नेताओं से नहीं मिली। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिक तत्वों को पूरा करने का इनका एक कला है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। रही बात इस मीटिंग से, इस बैठक से क्या हासिल होगा विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा चाहिए जिससे सरकार को घेर सके। अभी तक सरकार को घेरने में कहीं ना कहीं विपक्ष कामयाब नहीं हो पाया है। इसका मेन कारण है, अब ये मीटिंग के बाद पता चलेगा कि विपक्ष किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना चाहती है, क्योंकि ये शीतकालीन सत्र चल रहा है और विपक्ष ये चाहता है कि हम इस सत्र में सरकार ऐसा कोई बिल लेके आए या फिर ऐसे बिल को पारित करें जिसको हम फिर मुद्दा बनाएं और हम इस जो 5 राज्यों के चुनाव है और सरकार को हम घेरने में कामयाब हो। बाकी इसके पास, विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है। ठीक है रवि, विपक्ष के नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि आज किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। सीके ठाकुर जी, क्या कुछ अहम मुद्दे आज रहने वाले हैं? रणनीति किन मुद्दों पर बनेगी आज? आवाज ज्यादा आ रहा है जी ठीक है, मैं मेरी टीम से चाहूंगी कि जो तकनीकी खामी है उसको पूरा किया जाए। आप अपनी बात रखें सीके ठाकुर जी। देखिए, विपक्ष अपनी भूमिका में विपक्ष वो चाहती है कि पार्लियामेंट में कोई ऐसा चीज बिल पारित ना हो जाए जो आने वाले समय में भारत के भविष्य के लिए, भारत की जनता के लिए खतरनाक हो, या फिर जनता जो है घाटे में चली जाए। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से कुछ ऐसे मुद्दे पर निर्णय लेते हैं जो जनहित में कम होते हैं, कंपनी हित में ज्यादा होते हैं, प्राइवेट कंपनियों के हित में ज्यादा होते हैं। तो विपक्ष इसलिए हर चीज सोच समझ कर आज बैठक कर रही है कि हमको किस मुद्दे पे कहाँ बात रखनी है, कहाँ विरोध करना है, कहाँ क्या करनी है। तो ये अपनी एक रणनीति के तहत एक बैठक करके मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में लोग अपना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई ऐसा मुद्दा पारित ना करा ले जो जनहित में नहीं हो। हालांकि ये सब चीज पहले लिखित दिया जाता है, लेकिन लिखित देने के बावजूद भी सारे लोग वहां मौजूद होते हैं, सब बैठ करके इकट्ठा निर्णय लेते हैं कि क्या क्या ये संभावनाएं हैं। क्योंकि जब एक बार बिल पारित हो तो फिर उसको हटाना मुश्किल होता है, फिर एक कानून बनता है पार्लियामेंट में, उस कानून को पुनः चेंज करना बहुत मुश्किल की बात होती है। आपने देखा होगा अभी जो किसान आंदोलन में किसान कानून जो पास हुआ, जबरन पास हो गया था, वह भी एक इतिहास है, जो काला इतिहास है, इतिहास काले पन्नों में दर्ज हो गया और पुनः प्रधानमंत्री जी इसको वापसी की ये करके कर रहे हैं। इस ढंग का कोई विषय नहीं हो जो पार्लियामेंट, जो जनता के हित में और जो भारत की जनता के हित में ना हो, इसलिए वो निर्णय लेंगे आज। ठीक है, राहुल आनंद जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक बार फिर से आरोप बीजेपी पर लगा है और केंद्र सरकार पर लगा है कि संसद की कार्यवाही में जो भी कानून है वो बिना चर्चा के और बिना बहस के पास किए जा रहे हैं लगातार। ये पता चलता है कि किसके हिस्से में रहती है, बहुत हर खतरे में रहती है। ये रणनीति सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए है। मैं आपको ताजा उदाहरण देना चाहूंगा। कल लोकसभा की कार्यवाही में देख रहा था जिसमें बीजेपी के सांसद ने एक बातों का प्रश्न का उत्तर दिया था ओमिक्रॉन पे। मैं इसलिए इस टॉपिक को ला रहा हूं ताकि मैं ये आपको बता सकूं कि विपक्ष कितना संवेदनशील है। बीजेपी शासित प्रदेशों में 90% से ऊपर टीकाकरण का लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है, चाहे गुजरात हो, बिहार हो, गोवा हो या अन्य प्रदेश हो। और गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं, वहां पे
50% से थोड़े ऊपर है। ये स्पष्ट होता है कि इन्हें परिस्थिति में राजनीति करने का अवसर प्राप्त होने की केवल विकल्प तलाशना है, जो ये कर रहे हैं। जो बड़े भाई सीके ठाकुर जी बैठे हैं, जो कुछ दूसरा जिसके वजह से देश को समस्या हो, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि विपक्ष ये नहीं कहते हैं कि अब यूपीए जैसा कोई चीज नहीं रह गया। तो पहले तो आप ये तय कर लीजिए कि आपके नेता कौन होंगे और आपका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, क्योंकि आप एक बिखरे हुए कारवा को पानी समेटने का काम कर रहे हैं, और पानी कभी भी समेटा नहीं जा सकता है, मोती की तरह गुलसा जाता है। पहले ये समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात ये है कि कभी भी सदन ख्याल रखें, पारित होता है या उस पर चर्चा की है तो चर्चा होनी चाहिए, ये अधिकार है। लेकिन जब कभी संवेदनशीलता के साथ चर्चा होती है तो उस समय इनके युवराज छुट्टी पे चले जाते हैं विदेशों में। तो ये भी बताता है कि आप कितनी गंभीरता के साथ सदन के अंदर स्थित होते हैं। बहुत पुरानी कहावत है कि रियासत मिली सियासत कभी भी नहीं है। और बाबा भीमराव अंबेडकर के तो ये जरूर हैं, लेकिन उनके बताए हुए शब्दों को ये भूल जाते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि राजा वही बनेगा जो राजा के लायक हो, का बेटा नहीं बनेगा। यहाँ पर राजा का नहीं राजा, और भीमराव अंबेडकर द्वारा आए गए कथनों पर यह कभी नहीं चलता है, सिर्फ माला चढ़ाने का काम होता है। तो यही पे अंतर, ठीक है, यही पे सोचना होता है। ठीक है राहुल आनंद जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। सर्वेश्वर जी, आपके पास आना चाहूंगी। विपक्ष आज बैठक कर रहा है, राजनीति या रणनीति, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पूरी तरीके से राजनीति है, रणनीति तो उनकी कुछ है ही नहीं। 2014 से मोदी गवर्नमेंट सत्ता में है सेंट्रल में, और विपक्ष पूरी तरीके से मतलब बटा हुआ है। पार्लियामेंट या देश को चलाने के लिए एक सशक्त विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी उसमें फेल है। अगर वो एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में रहेगी, पार्लियामेंट में हर एक बिल पे बहस करेगी, तभी तो देश की जनता के लिए काम किए जाएंगे। जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे, आप देख लीजिए, अभी जो पार्लियामेंट अपर हाउस को रन करने के लिए 5-6 करोड़ रुपए डेली लगते हैं। एवरी मिनट जो है 1.25 लाख रुपए लग रहे हैं, लेकिन इससे विपक्ष की पार्टियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप सोच लीजिए, इससे पहले जो मॉनसून सेशन था, इन लोगों ने भेंट चला दी हंगामे की। अभी जो विंटर सेशन आया है, विपक्ष को चाहिए कि एक सशक्त विपक्ष की भूमिका अदा करे। तो सरकार इस सेशन में 26 से ऊपर बिल इंट्रोड्यूस करने वाली है। उस बिल पे अगर सशक्त रूप से चर्चा करेंगे तभी तो एक बिल कारगर बिल बनेगा। लेकिन फिर ये बाहर आके चिल्लाएंगे कि सरकार ने बिना बातचीत किए, बिना बहस कराए बिल पास करा दिया ध्वनि मत से। तो यहाँ पे कमियां किसकी है? विपक्ष की कमियां हैं, ना कि बीजेपी जो सत्ता पक्ष है उसकी कमियां हैं। क्वेश्चन आवर दिया जाता है, आप सरकार के मंत्री से क्वेश्चन पूछे, लेकिन आप उसको हंगामे की भेंट चढ़ा देंगे। प्रधानमंत्री को नए जो एमपी आए उनको इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया जा रहा है। मिनिस्टर से उनका पेपर छीन के फाड़ के चेयर की ओर फेंक दिया जा रहा है। एमपी ग्लास डोर तोड़ दे रहे हैं। क्या ये सही विपक्ष है? क्या ये अनुशासित भारत वर्ष का विपक्ष है? जो मतलब ग्रांड ओल्ड पार्टी कही जाती है भारत के, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के बाद से देश की सत्ता बागडोर संभाली है, उसका रवैया ऐसा होगा। तो सबसे बड़ी बात इसमें है कि उसका कोई नेता ही नहीं है। ठीक है पाठक साहब, मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। जी, मैं लौटूंगी आपके पास पाठक साहब एक बार फिर से। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो विपक्ष की रणनीति क्या, और सवाल ये भी है कि विपक्ष अब रणनीति बना रखा है या मात्र राजनीति। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। रवि, आपके पास में आना चाहूंगी। बैठक 10 बजे शुरू होने वाली थी, क्या कुछ फिलहाल अपडेट? मुस्कान, जैसे आपने बैठक की बात की, तो बैठक के दौरान आज जो पार्टी है कांग्रेस के साथ कई कांग्रेस की जो सोच है वो सोच रही कि अपने साथ विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे आरजेडी है, टीएमसी है या तमाम और भी पार्टियां हैं, उनको अपने साथ लेकर एक बैठक करें। उस बैठक में एक रणनीति तैयार करें कि ये जो 5 राज्यों के मेन कांग्रेस का एक ही मकसद है, ये 5 राज्य 2022 में जो विधानसभा चुनाव है इन पे सरकार को कैसे घेरे और कितने राज्यों में अपनी सत्ता बनाए, पहली चीज। सेकंड चीज, इस बैठक में इनकी जो रणनीति है, अभी तक बहरहाल बैठक के बाद ही इनका निर्णय आएगा कि ये बैठक किन मुद्दों को लेकर की है और आखिर बैठक में किन चीजों को लेकर आगे सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो इनकी मंशा है, मंशा पे सवाल ये उठता है कि ये अभी सरकार कोई बिल नहीं लेकर आई है या फिर वो अभी पास नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले बैठक करना, इसका मतलब साफ साफ है कि आप राजनीति कर रहे हो, ना कि रणनीति कर रहे हो। आप राजनीति कर रहे हो, सरकार को घेरना चाह रहे हो। और रही बात सरकार की, शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र में सरकार के पास ऐसे कई सारी योजनाएं हैं और ऐसे बिल हैं जिनको पास करना चाहेगी, लेकिन विपक्ष इन सब चीजों को लेकर वो एकदम मजबूती से खड़ी होना चाहती है। लेकिन इनके अपने खेमे में सबसे बड़ी चीज एक लड़खड़ाहट है, इनके अपने खेमे ही खुद नहीं संभाल पा रहे हैं। चाहे टीएमसी की चीफ ले लीजिए, ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी कांग्रेस से बिल्कुल अलग नजर आती है। ममता बनर्जी कहती है कि विपक्ष का जो मेन चेहरा होगा वो हम होंगे। तब इसका मतलब ये साफ है कि विपक्ष किसी भी चीज को लेकर एक साथ नहीं है कि सरकार को घेर सके। और ये चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो या फिर और जितने राज्यों में चुनाव है, हर राज्यों को लेकर ये एक रणनीति बना रहे हैं। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू, आपने देखा है कि कल से लेकर धरना दिल्ली में बैठे हुए हैं केजरीवाल के घर के सामने। अब इनके एक मंत्री वहां जाके धरने पे बैठे हैं और एक ये जाके अपने कार्यालय पे एक पार्टी पे अगर कहा जाए तो बैठक कर रहे हैं। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि आप राजनीति के अलावा और कुछ भी करना नहीं चाह रहे हैं और जनता को मेन मुद्दों से भटके, क्योंकि नया कोरोना का नया वेरिएंट भी आ गया है। मुस्कान, सबसे बड़ी चीज, और विपक्ष को चाहिए कि एक अच्छी रणनीति बनाए और रणनीति बना के, आदमी कहता नहीं कि रणनीति बना के सरकार को घेरे, क्योंकि नए वेरिएंट को लेकर सरकार को पहले सजग होना होगा। अगर सरकार सजग नहीं होती है, और ये काम विपक्ष को होता है, विपक्ष ये चाहेगी, विपक्ष की ये कोशिश होनी चाहिए कि सरकार को किसी आने वाली जो दुर्घटना है उससे पहले अवगत करा दे, लेकिन विपक्ष इस पर ध्यान नहीं दे रही। बात है रवि कि देखिए विपक्ष को सजग होना होगा, लेकिन विपक्ष कहां सजग है? विपक्ष पहले खुद सजग हो जाए फिर सरकार को कर ले। राजस्थान में कल 9 केस आए हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के, उसका क्या होगा आगे? ये एक केस ही इतना है कि एक केस 30 लोगों को जब प्रभावित करता है, 30 लोगों को संक्रमित करता है, तो आखिर ये 9 केस कितने लोगों को संक्रमित करेंगे और आगे वो लोग संक्रमित होंगे, किस तरीके से ये चेन बनेगी, वो चीजें समझने की बात है। बहरहाल बहुत शुक्रिया रवि मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। रवि ठाकुर जी, सीके ठाकुर जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके की तमाम चीजें हैं, अब ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट का मुद्दा उठी गया है, तो इसी पर अगर बात करें तो लगातार कोरोना की पहली दूसरी लहर में आप ही थे जो सरकार को बार बार घेर रहे थे। राजस्थान में ये 9 जो केस आए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब आप क्यों सजग नहीं है विपक्ष हमारा? राजस्थान में तो अब तो लॉकडाउन की तैयारी में है सरकार लगी हुई, किस ढंग से लॉकडाउन करके उसको रोका जाए। जब पूरी चेन बन जाएगी क्या तब रोका जाएगा सीके ठाकुर जी? जी, क्या पूरी चेन बनने के बाद रोका जाएगा? नहीं, वो अभी देखिए, अभी नाइट कर्फ्यू उसको लगाया जाएगा, ये सब बैठकें चल रही है, काम हो जाएगा, जल्दी जल्दी उसको किया जाएगा, सरकार उसमें मुस्तैद है। ऐसा नहीं है, ओमिक्रॉन का केस आया है, केंद्र सरकार भी अपनी नीति बना रही है कि राज्यों से किस ढंग से समन्वय बना करके काम किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है और हम लोग काफी साथ में हैं। अभी मैं भाई सिद्धेश्वर जी को भी सुन रहा था, इन्होंने कहा कि करोड़ों रुपया दिल्ली पार्लियामेंट में खर्च होते हैं जब कार्रवाई चलती है तो। लेकिन सिद्धेश्वर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई ऐसा कानून, ये पार्लियामेंट है, जब वहाँ पार्लियामेंट में रखाता है कोई तो वो कानून के रूप में बनता है और वो जब पास हो जाता है, तो हम ये नहीं चाहते कि जनहित में कोई ऐसा काम नहीं हो। अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 5 राज्यों में चुनाव है, ठीक है। केंद्र सरकार उन सारे मुद्दों को लेकर के चलती है कि जहां 5 राज्यों में मुझे फायदा मिलने वाला हो, ठीक है। चुनाव पर राजनीति कांग्रेस नहीं कर रही है, राजनीति भारतीय जनता पार्टी और जो केंद्र सरकार वो कर रही है जी। और दूसरी बात, भाई राहुल आनंद जी कह रहे थे
ये युवराज जो है विदेश चले जाते हैं या जहाँ चले जाते हैं, तो यहाँ तो हमारे विपक्ष के नेता जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, वो कर रहे हैं। विपक्ष का अपना काम होगा, कुछ होगा तो जा सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। तो हम कोई ऐसा काम नहीं बना दें, क्योंकि जब काम आप ये बात कह रहे हैं सीके ठाकुर जी, आप ये बात कर रहे हैं कि विपक्ष का अगर अपना कोई काम होगा तो विपक्ष जाएगा। शायद आप ये बात भूल गए हैं कि कल ही आप ही के दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अनिल कुमार, उन्होंने क्या बात कही आम आदमी पार्टी के लिए। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में ओमिक्रॉन का केस आया है और अरविंद केजरीवाल अपने चुनावी दौरे पर जा रहे हैं। जब आप खुद ही ये बात मानते हैं तो आपकी ये दोहरी राजनीति आखिर कब तक चलेगी, ये समझ पाना मुश्किल हो रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास। सर्वेश्वर जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बातों में। सर्वेश्वर जी, देखिए, सर ने जो बोला तो मैं उनको यही बताता हूं कि अगर आप विपक्ष की भूमिका में पार्लियामेंट में हैं तो आप एक सशक्त विपक्ष बनिए ना। आपको हंगामे की भेंट हर एक सेशन को क्यों चढ़ाते हैं? आप कोई भी बिल सरकार पेश करती है तो आप उस पर डिस्कशन क्यों नहीं करते? बिल्कुल। अभी जैसे कि आपने ओमिक्रॉन का मसला उठाया तो आपने देखा होगा कि सेकेंड वेव आई हो या जो भी आई, महाराष्ट्र पूरी तरीके से सबसे ज्यादा पीड़ित रहा था, राजस्थान का भी वही हाल था। अगर सेंटर से इनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए तो वो धूल फांक रहा था पहले, अगर उसमें लहर में दिया गया था। तो आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? सेंटर से कुछ आ रहा है तो वो वहां की देश की जनता के लिए, उसको ये नहीं मानना चाहिए कि ये सेंटर का है, हम नहीं यूज करेंगे। अभी ओमिक्रॉन का आ रहा है तो सेंटर के साथ मिलकर रणनीति बनानी चाहिए, नहीं तो फिर वही हाल होगा और फिर आप सेंटर को कोसोगे। आपका जहां जहां सरकार है आप वहां पे अपने सरकार को सशक्त तो करिए। नहीं, पर सेंटर पर सवाल उठना भी तो लाजमी है पाठक साहब। लोकसभा में दो बिल पेश होने हैं। पाठक साहब, सेंटर पर भी तो सवाल उठना लाजमी है। देखिए सेंटर पर सवाल उठना तो इसमें लाजमी है। हमने देखा है पहली लहर को भी और दूसरी लहर को भी किस तरीके से जो विदेशी फ्लाइट्स थी जब वो रद्द नहीं हुई, उसके बाद कैसे तमाम चीजें बिगड़ी। तो अभी भी तो सरकार को सजग होना पड़ेगा, क्योंकि अगर विदेशी फ्लाइट्स है वो तो केंद्र सरकार रद्द करेगी ना। मैं लौटूंगी आपके पास। राहुल जी, आपके पास आऊंगी इस सवाल के साथ। विदेशी फ्लाइट्स अगर हैं तो उसको तो केंद्र सरकार को रद्द करना होगा, क्यों अभी तक नहीं की गई है? विदेशी फ्लाइट्स की वजह से इस तरीके से केसेस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। देखिए मुस्कान जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चर्चा की शुरुआत होने के पहले मैंने जब ओमिक्रॉन को सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपातकालीन बैठक बुलाई थी सारे स्वास्थ्य मंत्रालय के लोगों के साथ, और उस पे हर विषय पे चर्चा हुई थी 1 by 1। वहां पे जो डिस्कशन में सामने आया और वहां के जो प्रमुख ने, स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रमुख ने जब पीसी कर इस बातों की जानकारी दी कि हमें बच के रहने की आवश्यकता है और हमने नजर बना रखे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो लोग अपनी पहचान छुपा रहे हैं। ये पहचान छुपाकर जो गलत नंबर देकर जो निकल जा रहे हैं, ये इस पे सरकार को एक्शन लेने की आवश्यकता है। और अभी फिलहाल मैं आपको ताजा मसला बता देता हूँ। बिहार में 2 लोग कल फाइंड आउट हुए हैं, जिसमें वो दुबई से आए थे और उनको क्वारंटाइन में रख दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जो नैतिक जिम्मेदारी देश के नागरिकों की भी बनती है तो उससे उनको करना है। और तो सबसे बड़ी बात है, जो विपक्ष ने एक सवाल उठाया था वैक्सीनेशन को लेकर, तो मैंने आपको भी डाटा दिया था कि हमने वैक्सीनेशन में कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है और बीजेपी शासित प्रदेशों में 90% के ऊपर लक्ष्य को प्राप्त किया है। कांग्रेस को भी करना है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इस जिम्मेदारी का निर्वहन कांग्रेस नहीं कर पा रही है। तो सरकार को घेरने से बेहतर है कि अपना होमवर्क किया जाए और देश की जनता को बचाया जाए। सरकार को आप घेरिए, एक ही सवाल पूछिए, सरकार की आलोचना करिए, मैं कदापि मना नहीं करता, लेकिन आपकी जो नैतिक जिम्मेदारी बनती है इससे भी आपको पहचानना होगा। विपक्ष जब खुद ही आलोचना का शिकार हो, राहुल आनंद जी, विपक्ष जब खुद ही आलोचना का शिकार हो तो कैसे आलोचना की जाएगी? जब कमी खुद में होगी तो कैसे आपको बोल सकते हैं? सीके ठाकुर जी, मैं लौटूंगी। राहुल आनंद जी, मैं लौटूंगी। सीके ठाकुर जी, कमियां पहले आपको अपनी सुधारनी होगी, उसके बाद ही तो आप बोलेंगे ना सरकार को। 9 केस आए हैं राजस्थान में, आप दिल्ली में 1 केस में बोल रहे हैं। 9 केसेस अगर आए हैं तो ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण बात है देश के लिए, और इसके लिए पहले तो आपको कदम उठाने चाहिए थे। मैं लौटूंगी इस सवाल के साथ आपके पास, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो विपक्ष की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। ठीक है ठाकुर जी, आपके पास ही आना चाहूंगी सीधा मैं। मेरा सवाल आपसे वही कि आखिर आलोचना का शिकार आप हो रहे हैं। आपको पता होगा तमाम इस समय के जो राजनीति के जानकार है ना, वो एक ही सवाल उठा रहे हैं विपक्ष पर कि विपक्ष हमारा सजग नहीं है, विपक्ष हमारा सक्रिय नहीं है, विपक्ष मात्र राजनीति कर रहा है, लेकिन रणनीति विपक्ष के पास है ही नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको मैं बता रहा हूं कि भाई राहुल आनंद ठीक है ठाकुर जी, फोन कर दिया। अमित जी बोलिए फोन करें राहुल जी। चलिए, संपर्क उनका टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं आपके पास आना चाहूंगी सर्वेश्वर जी। विपक्ष जो लगातार पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हमारे हैं, जैसे आप खुद राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप भी ये सवाल आपने उठाया शुरुआती दौर में ही कि विपक्ष के पास इस समय रणनीति है ही नहीं, मात्र विपक्ष राजनीति कर रहा है। लेकिन अगर विपक्ष ही हमारा इस तरीके से होगा तो सरकार को आईना कौन दिखाएगा फिर? देखिए, वही तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आप विपक्ष की भूमिका में हैं। सरकार कोई भी बिल ला रही है तो आप उस पर अगर सशक्त चर्चा नहीं करेंगे तो सरकार को तो मौका मिलेगा ही कि विपक्ष अपनी भूमिका अदा नहीं कर रही है तो इसमें मैं क्या करूं। सरकार तो बिल पारित करेगी क्योंकि देश के लिए बिल पारित होना बहुत जरूरी है। और इतने पैसे, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 1.25-1.5 लाख रुपया पर मिनट खर्च हो रहे हैं पार्लियामेंट को रन करने के लिए, और उसको आप ऐसे पानी में बहा दे रहे हो। दूसरी बात है कि आप सरकार को घेरो तो सही, पार्लियामेंट क्यों बना है? विपक्ष के लिए वो बहुत ही बड़ा अखाड़ा है कि अगर सरकार के जो केंद्र शासित सरकार है वहां पे कुछ भी गड़बड़ कर रही है तो आप उसको पार्लियामेंट में हिसाब मांगो, जवाब मांगो। लेकिन आप अपनी उस जिम्मेदारी से अलग हटेंगे तब तो फिर जो सरकार सत्ता है वो अपने मन मर्जी से काम करेगी ही करेगी, क्योंकि उनको देश को चलाना है। अगर आप कहते हैं कि सरकार ने 4 मिनट में कोई बिल पारित करवा दिया, ध्वनि मत से पारित करवा दिया, बिना चर्चे रोका नहीं था ये काम बिल पारित करवाने से। सरकार ने आपको निमंत्रण दिया है, क्वेश्चन आवर में सरकार के मंत्रियों से आप क्वेश्चन पूछो, लेकिन विपक्ष केवल और केवल हंगामा। मानसून सत्र को हमने अपने देखा था, पेगासस और उसके मुद्दे पे लेके इन्होंने पूरे सेशन को बर्बाद कर दिया। अब इस सेशन में एक सशक्त भूमिका तो निभा लो। 26 बिल इंट्रोड्यूस होने हैं। आज ही लोकसभा में 2 बिल इंट्रोड्यूस होने हैं, राज्यसभा में भी बिल इंट्रोड्यूस होने हैं। अगर आप उस पे सशक्त चर्चा नहीं करोगे तो फिर वो बिल इंट्रोड्यूस करके सरकार पास कर लेगी। ठीक है ठाकुर जी, मैं आपकी बातों का जवाब देना चाहता हूं। जी सर। आपने कहा कि विपक्षी, देखिए विपक्षी काफी मुस्तैद है। आपको अभी अमित जी राहुल जी बता रहे थे, मुस्तैदी आपकी दिख नहीं रही है सर, मुस्तैदी नहीं दिख रही है आपकी। मैं बता रहा हूं। राहुल जी कह रहे थे कि वैक्सीनेशन पे जो राज्य विपक्षी राज्य हैं, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य नहीं है, वहां पे वैक्सीनेशन की गति काफी स्लो है। क्यों स्लो है? उसका रीजन है कि जो आपूर्ति होता है वैक्सीन का वो कम है हमारे पास। वहां भी एक रणनीति है। देखिए केंद्र जो है हमेशा अपनी चाल चलती है कि कहां से उसको कमजोर करके उसको इतना कमजोर कर दो। तो आप कह रहे पेगासस मुद्दे पे, पेगासस मुद्दा पे बहस जरूरी नहीं था क्या? सरकार बहस नहीं करना चाह रही थी, सरकार बिल्कुल केवल अपने मुद्दे पे आना चाहती है। आप मुझे एक बात बताएंगे सीके ठाकुर जी, एक बात बताएंगे। मैं लौटूंगी पाठक साहब आपके पास। ओबीसी आरक्षण बिल पर क्या चर्चा करनी जरूरी नहीं थी क्या? कौन सा ओबीसी आरक्षण बिल पास हुआ था, उस पर चर्चा जरूरी नहीं थी क्या? जरूरी थे। हाँ, तो फिर क्यों नहीं की? क्यों बहस नहीं की? क्यों आपने एक बार भी नहीं रोका? क्यों उसका विरोध नहीं हुआ? क्योंकि उसमें आपको राजनीति दिख रही थी। मानिए आप इस बात को। नहीं, जहां मैंने क्या कहा कि जब इस समय का विपक्ष, सीके ठाकुर जी, अभी का विपक्ष मात्र ये है कि जहां आपको अपना फायदा दिखेगा, आगामी जब भी चुनाव होंगे, जहां आपको फायदा दिखेगा आप अपने फायदे की बात करेंगे। ओबीसी आरक्षण बिल में यही तो हुआ, आपको अपना फायदा दिख रहा था। अगर आप उसका विरोध करते तो ओबीसी का तमाम जो खेमा है, पूरा जो ओबीसी का हमारा एक संगठन है, पूरा यूं कहें कि जितने भी लोग हैं ओबीसी आरक्षण में, वो आपके खिलाफ हो जाते। इसीलिए तो आपने नहीं उठाया वो मुद्दा। वो जनहित में था मुस्कान जी, वो जनहित में था। ठीक है राहुल आनंद जी, ठीक है राहुल आनंद जी,
ठीक है राहुल आनंद जी, आपकी भी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं इसी पर। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि परिस्थिति के हिसाब से राजनीति करने की जो शैली है वो इनके ऊपर हावी है। और दूसरी बात कि अब का विपक्ष जनता से उसको बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, वो केजरीवाल पार्ट 2 की तरह हो गए हैं। अगर उनके कोई सांसद राज्यसभा में गलती करते हैं, अगर राज्यसभा की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, पैरों से मारकर उछालते हैं उनकी गरिमा को और उस पर उनको सस्पेंड किया जाता है, तो वो धरना पे जाकर बैठ जाते हैं महात्मा गांधी जी की मूर्ति के नीचे। तो कहीं ना कहीं जो इस प्रकार की जो गलतियां जो दोहरा कर आ रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वक्त जाया कर रहा है। और जहां भी इनको अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध होने की कामना दिखती है, वहीं पे ये चुप रहते हैं। जैसे कि अभी आपने उठाया ओबीसी का मसला उठाया, इसमें उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, जबकि उस समय इनको चर्चा होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से आप किस प्रकार से सरकार इसको देख रही है, लोगों को क्या बेनिफिट होगा, लेकिन राहुल आनंद जी अंतिम पैगाम तक पहुंचेगा। ठीक है राहुल आनंद जी, एक बात बताइए, ठीक है ये बात ठीक है आपकी कि विपक्ष इस समय लगातार हंगामा कर रहा है सदन में, बहुत बिल्कुल ठीक बात है, वाजिब बात है, दिख भी रहा है। लेकिन जो निलंबन हुआ 12 राज्यसभा सांसदों का, माना उन्होंने गलती की, एक दिन के लिए निलंबन हो सकता था, 2 दिन के लिए हो सकता था, पूरे सत्र के लिए अगर निलंबन होगा इस तरीके से सांसदों का, तो आखिर उनकी आवाज को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। और यही विपक्ष कह रहा है, आप एक दिन के लिए निलंबित कर दें, 2 दिन के लिए निलंबित कर दें, हफ्ते के लिए निलंबित कर दें, पूरे सत्र में अगर आप निलंबित करेंगे तो आखिर कैसे वो अपनी बातें रखेंगे? देखिए मुस्कान जी, कभी भी किसी भी चीजों की जब चर्चा होती है तो उसमें एक शिष्टाचार वातावरण की भी आवश्यकता होती है। और अब विपक्ष में एक बार ऐसा मौका नहीं दिया है, बार बार दिया है। जब प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल जब किसी को भी रेस्टिगेट करता है या उनको निलंबित करता है कि आपको 5 दिन नहीं आना है, तो उसके एवज में माफी मांगी जाती है छात्रों के द्वारा। तो क्या जो लोकसभा की जो मर्यादा है, जो राज्यसभा की मर्यादा है, वो सर देखिए, यहाँ छात्र तो नहीं है ना, किया जाता है। छात्र तो नहीं है ना, यहाँ सांसद हैं, छात्र तो नहीं है, छात्र नहीं है ना। ये माननीय सांसद है, मैं मानता हूँ ये माननीय सांसद है, लेकिन क्या इन माननीयों का थोड़ा सा भी अधिकार नहीं बनता है कि अगर उन्होंने किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाया है तो माफी मांगे? जब प्रधानमंत्री माफी मांग सकते हैं, लेकिन विपक्ष तो ये बात कह रहा है कि हमें अपनी आवाज उठाने से रोका जा रहा है, और अगर हमें आवाज उठाने से रोका जाएगा तो हम ये तमाम चीजें करेंगे। उनका कहना है कि अगर हमें जो शपथ ली जाती है उसके पहले ही पंक्ति की जब हमें इस तरीके से इज्जत नहीं की जाएगी, हमें सदन में आवाज नहीं उठाने दी जाएगी, तो कैसे हम बातचीत करेंगे, कैसे हम तमाम काम करेंगे? मैं लौटूंगी आपके पास। पाठक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत समय से। पाठक साहब जी, मैं उसी में जो आनंद जी बोल रहे थे, मैं उसी में ऐड करना चाहता हूं कि अगर विपक्ष का आरोप है, जैसा आपने कहा कि वो स्कूल के बच्चे तो नहीं है, लेकिन ये पार्लियामेंट की डिसिप्लिनरी कमेटी ने डिसीजन लेके उन्हें निलंबन किया है। अगर आप एक कदम अगर आप सरकार पे आरोप लगाते हैं कि पूरे सेशन के लिए हमें क्यों निलंबन कर दिया, आप माफी तो मांगिए भाई। पार्लियामेंट के जितने भी एमपी एमएलए हैं, चाहे वो अपर हाउस के हो या लोअर हाउस को, वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप ये नहीं समझिए कि स्टूडेंट की तरह उनको बिहेव किया गया। वहीं से जो हमारे देश की छवि बनती है, अगर ये छवि देश विदेश में जाएगी कि भारत के जो विपक्ष हैं वो तो तोड़ फोड़ करते हैं, माइक तोड़ते हैं, मिनिस्टर से पेपर लेके फाड़ देते हैं, डोर को तोड़ देते हैं, शीशे के ग्लास को, तो ये कैसी छवि होगी? पहले वो अपने इमेज को तो सुधारे। अगर आपको सरकार का विरोध ही करना है तो ये तोड़फोड़ करके आप विरोध नहीं कर सकते, उसके भी डिफरेंट आयाम है, आप उसको तो अपनाइए। कि ये कंस्ट्रक्टिव जो आपका मॉडल अपना के सरकार का विरोध कर रहे हैं, ये कहीं भी मान्य नहीं है मेरे ख्याल से। एक अच्छा विपक्ष कभी भी ये स्वीकार नहीं करेगा। आप बीजेपी भी बहुत हो हल्ला हंगामा करती थी जब वो विपक्ष में थी, लेकिन आप मुझे एक भी बता दिए कभी उसने पेपर मिनिस्टर से लेके फाड़ दिया हो? वो भी वेल में आके हंगामा करती थी, लेकिन कभी भी मिनिस्टर से पेपर लेके नहीं फाड़ा है। कभी भी पीठासीन अधिकारी या जो चेयर पे बैठे हैं उनकी ओर पेपर नहीं फेंका है मेरे ख्याल से, ज्यादा कि मेरा नॉलेज है। ठीक है ठाकुर जी, एक बार फिर से सवाल विपक्ष पर। सर्वेश्वर जी सर, ममता बनर्जी सरकार में थी और मुझे लगता है कि वाजपेयी जी के साथ शायद थी वो। जी। और उनका आपने देखा होगा बांग्लादेशी मुद्दे, घुसपैठी मुद्दे पे जो पेपर बिल में आकर के उन्होंने किया था हंगामा, वो भी आप शायद नहीं देखे होंगे, आपको याद नहीं होगा, हमने देखा है उसको। तो उस ऐसा नहीं है, हंगामा होता है
और क्या होता है ना, व्यक्ति का कुछ व्यक्तिगत कारण होता है बीपी का पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो, ठीक है, लोग जनहित में सोचते सोचते अपने पर ले लेता है और वो जो है ना उसका ये आपके गुस्से में आकर ब्लड के प्रेशर हाई वाली बात मैं समझना चाहूंगी सीके ठाकुर जी, जरा बताइएगा। मैं लौटूंगी पाठक साहब आपके पास। ये आपका जो ब्लड प्रेशर हाई वाला पॉइंट है, ये जरा समझाइएगा विस्तार से। मैं वही कह रहा था कि जैसे जनहित में कोई काम नहीं हो रहा है और वो लेकर के फिर उसके जब ब्रेन, देखिए ये तो मेडिकल का प्रॉब्लम हो सकता है कि वो बीपी हाई हो गया और उन्होंने ऐसा काम किया होगा, गुस्सा आया होगा, लेकिन इसका मतलब है कि आप उससे जनहित में सीके ठाकुर जी कैसे पॉइंट्स आप रख देते हैं, मैं समझ नहीं पाती हूँ कई बार। ये कैसा पॉइंट है? ब्लड प्रेशर हाई हो गया, इतना गुस्सा, क्या मतलब है इस बात का? सदन से क्या कोई मतलब है क्या इस बात का? नहीं, सदन से मतलब नहीं है। देखिए मैं आ रही हूँ पाठक साहब आपके पास। ये जो है मानव का स्वभाव है कि जब बीमारी में चले जाएंगे, कोई बीपी हाई हो गया होगा, कुछ भी इस तरह का कारण हुआ होगा जो लोग उस ढंग से किए होंगे। ठीक है, तो एक सेकंड राहुल आनंद जी, जरा आप भी इन्हीं की बातों में जोड़, ये अगर जिस तरीके से कह रहे हैं ठाकुर साहब, तो बीजेपी भी ये कह सकते हैं कि हमारा बीपी हाई हो गया होगा, इसलिए हमने बैठक में मतलब बहस करना जरूरी नहीं समझा और हमने बिल पास कर दिया। राहुल आनंद जी। नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं होती है, क्योंकि सदन की आत्मा विपक्ष में ही निवास करती है। ये कोई कहने का बात नहीं हुआ। सीके ठाकुर साहब अपनी बातों को रख नहीं पाए। चर्चा अगर लोगों ने नहीं किया, हंगामा सबों ने नहीं मचाया, साथ दिया, यही तरीका होता है। अगर आपके जो 11 सांसद निलंबित हुए उनको गरिमा में संविधान के दायरे नहीं निलंबित किया गया, लेकिन वो संविधान से बाहर होकर मार्शल का गला पकड़कर धक्का देने लगे, ये सब गलत है। चर्चा होनी चाहिए, मैं बिल्कुल कहता हूं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि चर्चा होनी चाहिए, सरकार को घेरिए और करे अल्फाजों के साथ करिए, लेकिन उस समय विपक्ष हमारा पेगासस में उलझ गया। वो उस समय उस मुद्दे को भूल गया जहां अगर सरकार की त्रुटि कहीं थी, जहां लोगों की मौतें हुई थी कोरोना की वजह से, उतने संवेदनशील मुद्दे पे भी सरकार को विपक्ष अगर नहीं घेर पाया माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने के बावजूद भी, तो फिर आप क्या उम्मीद करेंगे कि इनकी राजनीति की जो दिशा है वो निश्चय ही भ्रमित है और ये उस पट्टे बांधकर वो उस दिशा में चल रहा है जिसका कोई आधार ही नहीं है। और इस प्रकार की बातों को बोलने से पहले थोड़ा परहेज करना चाहिए कि किस प्रकार से हमें अपनी बातों को रखना है। बीपी बढ़ जाने से तो फिर कभी कोई सदन ही नहीं चलेगा। ऐसे बहुत सारे सांसद होंगे जिनको शुगर और बीपी की बीमारी होगी, लेकिन कभी अपनी कमजोरी का परिचय कभी भी नहीं देना चाहिए सदन के अंदर। मैंने सबों की बात नहीं कही, मैंने कहा कि एक व्यक्ति को हो सकता सब साथ थे और सभी नांगम और जिस ढंग से बिल पास हुआ था। नहीं तो ठाकुर साहब देखिए, ये तो बहानेबाजी हो गई। वो जो छात्रों वाली बात अभी की थी ना, बच्चों की तरह आप तो बहानेबाजी कर रहे हैं, ये छात्रों वाली बात आ गई आप पर। नहीं, अब देखिए किसी को भी हो सकती है। आप हमारे सभापति हैं, वो भी बुजुर्ग हैं, वो भी कह देंगे हमें बीपी की दिक्कत थी इसलिए हमने निलंबन कर दिया तमाम सांसदों का, 12 सांसदों का। ये बात सदन के लिए नहीं है, ये नहीं है सदन के लिए। एक आदमी हो सकता है, सब साथ थे हंगामे, तो आपने सबको शामिल कर दिया। जो सभा के पास गए थे उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन सब लोग जो साथ खड़े थे आप सबको एक साथ शामिल कर दिए, ये गलत है। सबको निलंबन करना और फिर सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाना, ये बिल्कुल ही ठीक है। पाठक साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। पाठक साहब जी, मुस्कान जी, मैं ठाकुर साहब को बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो कहा कि बीपी हाई हो गया, इससे पुराने मानसून सेशन में प्रताप बाजवा और संजय सिंह आपके हैं, वो पार्लियामेंट में टेबल पे चढ़ गए थे, माइक तोड़ दिया था, और वो भी विपक्ष में है। वो अगर आप कांग्रेस से हो तो अगर कोई, उनका कहना है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ने ऐसा किया तो आप सबको ये जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मैं बोलता हूं जिसने किया आप उसको तो जिम्मेदारी दो, उसके बारे में आप भी तो नाम बोलो, आप पीछे क्यों हटते हो? अगर किसी का बीपी हाई हो गया तो पीठासीन अधिकारी जी जो बैठे हैं, सभापति जो बैठे हैं, वो ऐसे हंगामे को संचालन करते हैं, उनका भी तो बीपी हाई हो सकता है। अगर ये बात बिल्कुल मान्य नहीं है, ये उनका जो कहते हैं ना कि कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर, अनरूली बिहेवियर, मतलब
दंडता है ये, जो पिछली बार देखा गया राज्यसभा में कि टेबल पे चढ़ गया ये संजय सिंह जी और प्रताप बाजवा, ये पूरी की पूरी उदंडता थी। ये कोई एमपी की मान मर्यादा को दर्शाता है कि उसका मान कैसा है, वो अपने आप को किस तरीके से छवि पेश कर रहा है देश के सामने। और आप ये कह के नहीं हट सकते कि उसका बीपी हाई हो गया, गुस्से में उसने माइक तोड़ दिया, गुस्से में शीशे की दीवार तोड़ दी। ये कतई स्वीकार नहीं है ठाकुर साहब। कांग्रेस पार्टी को भी जवाब देना होगा, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका। मेरे को लगता है कि कांग्रेस जो सत्ता में थी, सत्ता खिसकने से उनका दिमाग खिसक गया है, इसीलिए वो ऐसे व्यवहार करते। 7 साल हो गया है केंद्र में बीजेपी सरकार को। अरे देश की जनता आपसे एक ही सवाल मांग रही है, सशक्त विपक्ष की भूमिका में आओ, सशक्त विपक्ष की भूमिका में आओ। लेकिन आप लोग आ ही नहीं रहे हो। बाकी की पार्टियों को तो छोड़ दीजिए। आपने ठाकुर साहब, आपने ममता बनर्जी का उदाहरण दिया, आपने सही कहा। वो ममता बनर्जी तो अभी आपकी सहयोगी है, आपने बंगाल इलेक्शन में अपोज ही नहीं किया, उसको बिना विरोध के जीतने दिया। और अभी वही ममता बनर्जी आपकी काट रही है, आप ही के एमपी को अपने में शामिल करवा रही है। और वो भी एक दिवा सपने देख रही है कि एक दिन वो विपक्ष की लीडर बनके भारत के प्रधानमंत्री के पद में सुशोभित होंगी। कभी वो क्या नाम है, टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने यह सपना देखा था 2019 के इलेक्शन से पहले। विपक्ष जो है केवल यही सपना देखता है कि ये सत्ता मेरे हाथ में आ जाए, लेकिन उसको लेने के लिए जो भूमिका हो वो पार्लियामेंट में कतई नहीं करता। सर्वेश्वर जी, एक चाय बेचने वाले आदमी प्रधानमंत्री बनते हैं और उनको कंपनी के लोग हैक करके इस देश को कंपनीशिप में ले जाते हैं। बहुत गलत बात है। चाय बेचने वाले ठीक है, आदमी ठीक है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? ठाकुर साहब ये बात गलत है आपकी। देखिए, प्रधानमंत्री हैं देश के, कम से कम ठाकुर साहब एक सेकंड पाठक साहब, एक सेकंड ठाकुर साहब, प्रधानमंत्री हैं देश के, अगर आप सांसद हैं, आपके सांसद हैं वो माननीय है, तो प्रधानमंत्री भी माननीय होंगे। इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती हैं आपको। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ठीक है, संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। सीके ठाकुर जी, आपके पास आना चाहूंगी। विपक्ष एक बार फिर से विपक्ष पर सवाल उठे हैं। तमाम जो देश है वो विपक्ष की जब इच्छा कर रहा है विपक्ष से कि मजबूत विपक्ष हमारा हो और सरकार को आईना दिखा सके, वही विपक्ष सरकार को आईना नहीं दिखा पा रहा है। नहीं, मुस्कान जी, हम लोग आईना दिखा रहे हैं। मैं सर्वेश्वर जी की बातों को थोड़ा सा पूरा कर देता हूँ। ईश्वर, मैं आ रहा हूँ। मुस्कान जी ठाकुर साहब, आप अपनी बात रखें। मैं कह रहा था कि एक चाय बेचने वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं, ये गलत बात है ठाकुर साहब, ये गलत बात है। नहीं, गलत। आगे जाए, मैं मेरी बात पूरी करने दीजिए। हाँ। तो ये प्रजातंत्र है। चाय बेचने वाला, कपड़े सीने वाला, जूते, हर कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं वही कह रहा था कि ममता जी चाह रही है, प्रयास करिए, अच्छी बात है, उनको बनना चाहिए। और चंद्रबाबू नायडू चाहते बनना चाहिए, क्यों नीतीश कुमार चाहते हैं उनको बनना चाहिए। हर कोई प्रयास करता है। मैं उनकी बात पे ये जवाब देना चाह रहा था कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज जब देश में ये परिस्थिति बन गई है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। सर, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मैं कॉल तो ज्वाइन कर रहा हूँ। भीड़ करके देश में तो बहुत सारे फैसले नहीं ले पाते। आपने देखा किसान का मुद्दा जहाँ आया, किसान की बात करने से पहले देश के कई राज्यों में उनका जो है गोदाम बन जाता है अडानी अंबानी का। ये कहाँ का न्याय है? तो कहने का मतलब है कि जब देश में लगे कि हमारा नेता जो हमारा मुखिया है वो अत्याचार की ओर बढ़ रहा है, तो फिर नए लोग पैदा होंगे। ममता दीदी पैदा हो या चंद्रबाबू नायडू पैदा हो या नीतीश कुमार पैदा हो या लालू यादव पैदा तो होगा लोग। मैं ये कह रहा था, मैं यहाँ इस प्रश्न पे आ रहा था, आप लोगों ने उसको अदरवाइज लिया था। लेकिन विपक्ष अपना काम कर रहा है। विपक्ष नहीं चाहता है कि किसी तरह का कोई ऐसा मुद्दा हो जो जनहित में ना हो। आपने कहा ओबीसी मुद्दा, ओबीसी मुद्दे जनहित में था वो मुद्दा, इसलिए लिया तो मैं उनके साथ था। तो हर उस मुद्दे पे जो जनहित में होगा उसके साथ हम होंगे। मैं राहुल आनंद जी आपके पास आना चाहूंगी। तमाम बातें आपने ठाकुर साहब की सुनी है। विपक्ष जो है वो इस समय लगातार, देखिए, विपक्ष पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार तो सरकार पर भी उठेंगे ना।
देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधन करने से पहले, चाहे वो विपक्ष के प्रधानमंत्री हो या फिर सत्ता पक्ष के प्रधानमंत्री हो, देश की जनता ने चुनकर भेजा है तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री ही हैं, वो 5 सालों के लिए। और कांग्रेस की यही दुविधा रही है कि कभी मणिशंकर अय्यर तो कभी सिद्धू, इमरान खान को अपने बड़े भाई बता देते हैं। तो ये जो दुविधा है और ये इनकी जो सुविधा जो कांग्रेस की तरफ से मिलती है इन दुविधाओं पे, तो इसी का देन है कि कांग्रेस आज विपक्ष ना के बराबर हो गया है। दूसरी बात कि उन्होंने एक बात कही कि अब अंबानी अडानी ने बना लिया, घोटाला बना लिया बिल आने के पहले। तो मैं आपको एक चीज को ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि अंबानी अडानी के देश के विकास में, राष्ट्र निर्माण में कितने का योगदान है, आप इस पे भी कभी चर्चा किया कीजिए। क्योंकि जो पीपीपी मोड पे जो चर्चाएं होती हैं, जो निर्माण होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के इंफ्रा में ही सहयोग करते हैं। और दूसरी बात, जो कम से कम बीजेपी शासित प्रदेशों में और सरकार में ये तो अंतर है कि हमारे देश के बिजनेसमैन राइज करते हैं ताकि वो देते हैं, ना कि आपके परिवार के दामाद जी राइज करते हैं। आपकी सरकार में आपके दामाद जी ही राइज करते थे। एक गेट था, उनका खटखटाना पड़ता था, उसके बाद ही वो यस और नो कहते थे, तभी देश चलता था। तो दोनों में यही फर्क और समानता है हमारे और आपके में कार्य करने के लिए। और कभी भी देश और राष्ट्र के निर्माण में जो आगे बढ़कर आते हैं उनका हम सम्मान करते हैं। और यहाँ बात अंबानी अडानी की नहीं हो रही है। अगर आप अनिल अंबानी का भी देखिए तो वो आज दिवालिया घोषित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कार्य कर रहा है उसको सम्मान मिल रहा है, जो कार्य नहीं कर रहा है उसको सम्मान नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को घेरने के लिए सबसे पहली बात और जरूरी बात ये है कि आपको सबसे पहले सशक्त होना पड़ेगा और आपका प्रतिनिधित्व कौन करेगा इसके ऊपर चर्चा करनी होगी। क्योंकि जो आपके दल के लोग हैं वही आप पे हावी हो रहे हैं। और बार बार जब ये समाज में और देश के लोगों को ये कहेंगे कि व्हाट इज यूपीए, वेयर इज यूपीए, नो मोर इज यूपीए, अगर इस तरह की बातें अगर होंगी तो जाहिर सी बात है कि आप कहीं भी नहीं है फिलहाल अभी। और अभी आप जो देश हित की जो बातें हैं, जो देश हित की जो मुद्दा है, इसको उठाइए और सरकार को घेरिए। सरकार ने तो आपको प्रश्नकाल में मौका भी दिया था कि आप मुझे घेरिए, जो मौतें हुई है उस पर मुझे सवाल पूछिए। आपने नहीं पूछा, ये आपकी गलती है। और अभी जो ओमिक्रॉन की जो बात कर ली जाए, ओमिक्रॉन पे आप सरकार को जरूर कहते हैं, लेकिन आप अपने ही लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो त्रुटि है उसमें आप होमवर्क करिए और होमवर्क करके अपने में सुधार करिए। क्योंकि पहले देश की जनता है, तब सरकार है। ठीक है, ठीक है। मैं पाठक साहब आपके पास आना चाहूंगी, समय की भी कमी है, आखिरी कमेंट आपका चाहूंगी पूरे मुद्दे पर आपके पास। देखिए, मेरा यही काम है, कहना है तो जो विपक्ष की आज बैठक हो रही है, चाहे जितने भी विपक्ष हैं, अगर सरकार को घेरने का है, अगर सशक्त विपक्ष की भूमिका में है, रहना चाहते हैं, तो इस विंटर सेशन को पूरा यूटिलाइज करिए। देश की जनता के टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद मत करिए। लोकसभा में अपनी उदंडता दिखाना बंद करिए और शालीनता से पेश आइए। और जो भी बिल सरकार ला रही है उस पर एक सशक्त चर्चा करें और सरकार को घेरे, मिनिस्टर से जवाब मांगे। और यह भूमिका ही आपको आगे के चुनाव में सिर्फ दिलाएगी, ना कि आपकी माइक तोड़ना, पीठासीन अधिकारी को घेरना, पेपर फाड़ना मिनिस्टर से लेके, यह उदंडता या और यह व्यवहार आपको देश के सामने सशक्त विपक्ष की भूमिका में देखेगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, देश की भलाई के लिए सरकार को आप घेरिए, पार्लियामेंट में सशक्त विपक्ष की भूमिका में आइए। और ठाकुर साहब से कहना है कि ठाकुर साहब आप अपने एमपी को बोलिए कि वो कम से कम सरकार को घेरे। यहाँ सरकार से चर्चा करने के लिए विपक्ष में आपके एमपी ही नहीं आते हैं। ठीक है पाठक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय इतने इजाजत देता है। सीके ठाकुर जी, राहुल आनंद जी और सर्वेश्वर पाठक जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से आज रणनीति बनाई जा रही है, ये रणनीति भी काफी अहम होगी और अब देखना होगा कि संसद की कार्यवाही आगे किस तरीके से, क्या वाकई यही चलता रहेगा हंगामा या फिर विपक्ष को अब ये समझ आएगी और रणनीति बनाकर एक बार फिर से चर्चा सुचारू रूप से की जाएगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।